अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। उसके अंदर हम ह्यूमन ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ह्यूमन ब्रेन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सेल जो है, सेल से बनते हैं टिश्यूज बाद में क्या बना रहे होते हैं, ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन्स। अब हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने उससे पहले आंख के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद कान के बारे में, अब हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम उसका कुछ स्ट्रक्चर देख लेंगे, उसके बाद कुछ उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, फिर उसके बाद कुछ मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने एक टास्क स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर पास्ट पेपर के अंदर अगर कोई भी एक पेपर लेकर उसके एमसीक्यूज हम डिस्कस किया करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन ब्रेन का, आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देती हूँ कि हमारा जो ब्रेन का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसको देखने से बिल्कुल हमें वैसा एक पिक्चर याद आ रही होती है जिस तरह से वॉलनट जो है, अखरोट, जब हम उसको खोलते हैं उसका भी बिल्कुल फोल्डेड उसकी स्ट्रक्चर होता है, उसकी फॉर्म होती है बिल्कुल उस तरह से हमारा ब्रेन भी वैसा ही होता है जिस तरह से ये फोल्डिंग्स आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है। तो इसके अंदर जब हम ह्यूमन ब्रेन को एक ब्रॉडर लेवल पे देखते हैं तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसके अंदर सबसे पहले होता है फोर ब्रेन, उसके बाद दरमियान में होता है मिड ब्रेन और उसके बाद होता है हाइंड ब्रेन। ठीक है। उसके बाद है कि जो ह्यूमन ब्रेन जो है, इसके जो पार्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इनको आगे फर्दर इनके पार्ट्स में, इनको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो फोर ब्रेन है उसके अंदर एक होता है सेरिब्रम, उसके बाद है थैलेमस, उसके बाद है हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद है मिड ब्रेन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, टेक्टम और टेगमेंटम। फिर उसके बाद है हाइंड ब्रेन के अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबलम, उसके बाद है पोन्स, फिर उसके बाद है मेड्यूला। याद रखना है हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबलम आता है, एल वाला, और जो फोर ब्रेन है उसके अंदर सेरिब्रम होता है, आर वाला। ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम है, बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है और बहुत इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ह्यूमन के जो ब्रेन है उसके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को किस तरह के फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। तो फोर ब्रेन के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये सारा ही जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है इसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन के अंदर ये जो फोल्डिंग, जितना भी फोल्डेड पार्ट है इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। फिर उसके बाद है ये जो है डोम टाइप बना हुआ है, इसको हम कहते हैं थैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है ये छोटी सी है, स्टिक टाइप आपको नजर आ रही होगी, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद ये जो मैरून कलर का है इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। फिर उसके बाद है हाइंड ब्रेन जो है उसके फर्दर मैंने आप लोगों को 3 पार्ट्स बताए हैं। तो ये जो पर्पल कलर का है इसको हम पोन्स कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हम कह देते हैं सेरिबलम, और दरमियान में ये जो है ये एक स्टेम टाइप स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं मेड्यूला ओब्लोंगेटा। और अब याद रखना है कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। ये भी पेपर के अंदर एमसीक्यूज उन्होंने पूछा हुआ है। उसके बाद है ब्रेन, जो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे ब्रेन को हमारी बॉडी के साथ अटैच कर रही होती है। इसके अंदर छोटी छोटी नर्व्स होती हैं जो हमारी बॉडी से मैसेजेस को लेकर आती है हमारे दिमाग तक, और हमारे दिमाग से मैसेजेस वापस लेकर जाती है हमारी बॉडी तक। ठीक हो गया। ये हम फर्दर भी स्पाइनल कॉर्ड का पढ़ेंगे जब नेक्स्ट किसी टॉपिक के अंदर डिटेल में। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जो फोर ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनका काम है क्या, फंक्शन क्या है फोर ब्रेन के, इसी तरह से मिड ब्रेन के, फिर देन हाइंड ब्रेन के। सबसे पहले फोर ब्रेन के जो पार्ट्स का फंक्शन है हम वो देखते हैं। सबसे पहले है सेरिब्रम। मैंने आपको बताया था कि सेरिब्रम होता है फोर ब्रेन में, और हमारी जो ब्रेन है उसका लार्जेस्ट पार्ट जो है वो सेरिब्रम ही है। ठीक है। सेरिब्रम जो जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जिसमें हमारी विल इंक्लूड नहीं होती, जिसमें हमारी विल इंक्लूड होती है उसको हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। और इसी तरह से हमारी इंटेलिजेंस, जहानत हो गई, या इमोशंस हमारे, जिस तरह से रोना, हंसना वगैरह, और इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग से मेरा मतलब है जो मैथ्स वगैरह के कुछ एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। और उसमें कौन सा हमारे दिमाग का पार्ट इन्वॉल्व होता है आप लोगों को याद होना चाहिए, सेरिब्रम। जब भी आप मैथ्स का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर रहे होंगे आप लोगों ने सोचना है कि हमारे दिमाग का कौन सा पार्ट है जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद दे रहा है, वो कौन सा होगा, सेरिब्रम। और सेरिब्रम जो है हमारे ब्रेन का 80% सेरिब्रम होता है। उसके बाद है थैलेमस जो है हमारे 5 सेंसेस हैं, आप लोगों को पता है उसकी कौन कौन सी है, सूंघना, इसके अलावा चखना वगैरह या सुनना, तो इसको कहते हैं 5 सेंसेस। 5 सेंसेस के मैसेजेस कौन रिसीव करता है, थैलेमस।
और उसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारी प्यास, हमारी भूख, जो स्लीपिंग पैटर्न्स वगैरह होते हैं उनको कौन रेगुलेट कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। देन हम देख लेते हैं सेरिब्रम को, आगे फर्दर थोड़ी सी सेरिब्रम की डिटेल देख लेते हैं। सेरिब्रम जो है इसको दो हिस्सों में, दो हाफ टाइप होते हैं जिसके अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसका एक हाफ जो होता है उसको वो हमारा जितने भी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह से मैथ सॉल्विंग के क्वेश्चंस हैं उसको डील कर रहा होता है लेफ्ट पार्ट, और राइट पार्ट हमारी क्रिएटिविटी को डील कर रहा होता है। हाँ ठीक हो गया। सेरिब्रम जो है वो दो हिस्से होते हैं सेरिब्रम के, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो किस चीज में इन्वॉल्व होता है? हमारी मैथ के क्वेश्चन सॉल्विंग होती है उसमें इन्वॉल्व होता है। जो हमारा राइट पार्ट है सेरिब्रम का, वो किस चीज में इन्वॉल्व होता है? क्रिएटिविटी में। आर्ट्स वगैरह का जब हम काम कर रहे होते हैं तो सेरिब्रम का राइट पार्ट हमारी मदद कर रहा होता है। और ये जो दोनों हाथ हैं इसको आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं? इसके दरमियान में कुछ नर्व्स होती हैं, उसके जरिए ये आपस में मिले होते हैं, उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ कॉर्पस कलोसम। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यूज पेपर में आया हुआ है। फिर उसके बाद है सेरिब्रम के अंदर, सेरिब्रम के आगे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसके बाद डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेरिब्रम को आगे फर्दर कुछ लोब, 4 लोब्स में डिवाइड किया जाता है, फ्रंटल, पैरिएटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। अच्छा ये जो है इसके आगे फंक्शन भी हम करेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा लेक्चर। फिर उसके बाद है मिड ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? मिड ब्रेन जो है इसको हम मास्टर कोऑर्डिनेटर कहते हैं, और ये हमारी ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग के अंदर हेल्प कर रहा होता है। मिड ब्रेन जो है इसको मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब मैंने आई की और हमारे कान की और आंख की जब मैंने आपको वीडियोस के अंदर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हम देख रहे होते हैं या जो भी हमें सुन रहे होते हैं तो उसके मैसेजेस सबसे पहले हमारी ब्रेन में जाते हैं। हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस अच्छी तरह से करता है और हमें बाद में पता फिर लगता है उसके प्रोसेस करने के बाद कि हम कौन सी चीज सुन रहे हैं या कौन सी चीज देख रहे हैं। तो अब ये लिखा हुआ है ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, आप लोगों ने याद रखना है मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन जो है वो हमारी फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में होता है, उनके दरमियान में एक ब्रिज टाइप बना रहा होता है। यहाँ ये मिड ब्रेन और जो मिड ब्रेन है वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसफर कर रहा होता है आपस में। ये आप लोगों को स्ट्रक्चर में नजर आ रहा होगा, ये पैरेट कलर का जो है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। उसके बाद है हाइंड ब्रेन का क्या काम है? हाइंड ब्रेन के अंदर सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है हम उसको लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। लिटिल ब्रेन हम उसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा सिमिलर होता है ये सेरिब्रम के साथ। सेरिब्रम जो है हमारी ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, मोस्ट हमारा जो है दिमाग ज्यादातर सेरिब्रम पे कंसिस्ट होता है, ठीक है। ये हमारे बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन को और पोस्चर वगैरह को सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा था। फॉर एग्जांपल जब हम डांस कर रहे होते हैं या फिर हमने किसी दीवार के ऊपर चलना होता है या फिर हम एक टांग पे जब खड़े होना होता है तो कौन सा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो एक बैलेंस क्रिएट करता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, तो वो सेरिबेलम है, ठीक है। एल वाला भी याद रखना है। तो उसके बाद है पोन्स। पोन्स जो है ये हमारी ब्रीथिंग, हम जो सांस ले रहे होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा ये सेरिब्रम और सेरिबेलम के दरमियान में एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रहा होता है, पोन्स। तो उसके बाद है मेडुला ओब्लोंगेटा। ये जो है ये हमारा जो ब्लड प्रेशर, हमारा बीपी और इसके अलावा हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस जिसमें हमारी विल इंक्लूड नहीं होती, तो जिस तरह से हार्ट बीटिंग और स्नीजिंग वगैरह, मतलब जब हमारा दिल धड़क रहा होता है या फिर हमने जब छींक वगैरह लेनी होती है हमारी उसमें विल इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होती, खुद ब खुद आ जाती है। तो उसको कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। इसका भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ लेकिन बहुत आसान करके उन्होंने पूछा हुआ था। उन्होंने जस्ट ये पूछा हुआ था कि ये जो ओब्लोंगेटा है ये पार्ट किसका है? ये ब्रेन का है, आप लोगों को पता है, मेडुला। देन इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ एक दफा शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले ये है कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों को कोई, जब आप ब्रेन को इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो आपके जहन में कोई ऐसी खाने वाली चीज है जिसके साथ वो सिमिलैरिटी रखता हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए वॉलनट। उसके बाद है लार्जेस्ट पार्ट हमारी ब्रेन का कौन सा है? सेरिब्रम। फिर उसके बाद है विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पहली जो दूसरे वाली पिक्चर थी, तीसरे वाली आई थिंक, जिसके अंदर जो है ब्रेन के आगे फर्दर पार्ट्स को अच्छी तरह से एलैबोरेट किया हुआ था, वहां पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं।
मास्टर ग्लैंड जो यहाँ पर इस तरह से है, आप जाकर देख लें बैक करके, वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो दूसरी ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर उनके सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये किस चीज का पार्ट है? ब्रेन का। उसके बाद है व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर, हमारे ब्रेन के अंदर कितनी परसेंटेज होती है वाटर की? 73%। उसके बाद है ह्यूमन ब्रेन, वो कह रहा है हमारे ब्रेन के अंदर कौन सा हिस्सा है जिसको हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं? वो कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। हमारे ब्रेन के अंदर ही कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको मिलाकर हम कह देते हैं लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम उसको और हम क्या कहते हैं? इमोशनल ब्रेन। उसके अंदर है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, जो मैं आप लोगों को फोर ब्रेन के पार्ट्स पढ़ा कर आई हूँ। इसके अलावा दो और पार्ट्स भी इन्वॉल्व होता है लिम्बिक सिस्टम में, वो फर्दर जब हम पढ़ेंगे फिर मैं उसके अंदर डिटेल बताऊंगी आपको। फिर उसके बाद है ह्यूमन ब्रेन के अंदर एक अल्जाइमर डिजीज होती है। अल्जाइमर डिजीज जो है ये इसमें हमारी मेमोरी से रिलेटेड, मतलब ये मेमोरी लॉस से रिलेटेड, हमें चीज भूलना शुरू हो जाती है, सही तरह समझ नहीं आती, तो वो होती है अल्जाइमर डिजीज। वो कह रहे हैं अल्जाइमर डिजीज क्यों होती है? वो क्योंकि उसमें एसिटाइल कोलिन खत्म हो जाता है। एसिटाइल कोलिन का मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी हम किसी चीज को टच करते हैं वहां से मैसेजेस जो है स्टिमुलेटर्स होते हैं कुछ, वहां से मैसेजेस लेकर जाते हैं हमारे ब्रेन तक। ब्रेन उसको एक प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो दोबारा, फॉर एग्जांपल मैंने फिंगर से किसी चीज को टच किया था, फिंगर की टिप पे जाएंगे और फिंगर को बताएंगे कि आप ये चीज वहां पर देख रहे हैं, वहां पे ये चीज आपको महसूस हो रही है, ये चीज को टच कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर कुछ नर्व्स इन्वॉल्व होती है। नर्व्स जो होती हैं वो इस तरह से, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर एक नर्व का स्ट्रक्चर बताया था, इस तरह से होता है। इसमें कुछ डेंड्राइट्स होते हैं, नर्व्स आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है, ये इस तरह से। अब इसके जो दरमियान में है, यहाँ पर खाली चीज होती है या खाली पोर्शन स्पेस होती है। अब दोनों स्पेस के दरमियान में यहाँ पर एसिटाइल कोलिन और कुछ और भी मटेरियल या कंपाउंड्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैसेजेस जो होते हैं, मैसेजेस ने यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरी नर्व में जाना होता है। जब दूसरी नर्व के पास जाना होता है तो एसिटाइल कोलिन और जो दूसरे वहां पे आयंस वगैरह कुछ मौजूद होते हैं जो मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जंप करने में उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो जब एसिटाइल कोलिन ही नहीं होगा तो मैसेज अगली नर्व पे जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो वो फिर वहां पे क्या होगा? अल्जाइमर डिजीज होगी, वहां पे मैसेज ही आगे ट्रांसफर नहीं होगा, हमें समझ ही नहीं आएगी। देन उसके बाद है कि एक पीएमएस का 2019 का पेपर था, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके अंदर साइंस के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे। सबसे पहले ये है कि अर्थ एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं? 4, आप लोगों को पता है। एक होती है ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद है मीजोस्फियर, फिर देन है थर्मोस्फियर, ठीक है, इसको भी हम फर्दर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है कि हमारा जो जमीन है, जमीन के ऊपर लेस देन 1% फ्रेश वाटर है, और वो पूछ रहा है कि कितने परसेंट हमारा ओशन वाटर है। ओशंस के अंदर कितना वाटर है? 97%, ठीक है। उसके बाद है इर्सा। इर्सा वो पूछ रहा है कब बनी है। इर्सा जो है ये एक वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये 1992 के अंदर बनी थी। ये जो पानी हमारे प्रोविंसेस वगैरह के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, ये उसमें भी थोड़ा काम कर रही होती है। उसके बाद है मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो कितने इंटरवल का टाइम नोट कर सकती है, मेजर कर सकती है, वो है 0.1 सेकेंड। उसके बाद है सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा कहते हैं एक्सप्लोजन ऑफ स्टार को। सुपरनोवा अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछ ले, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि सुपरनोवा क्या है, आप लोगों ने कहना है कि एक्सप्लोजन ऑफ स्टार। और ये एक बहुत मैसिव, एक बहुत बड़ा फिनोमिना हो रहा होता है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज पढ़ रही थी, डॉन की न्यूज, तो तकरीबन अप्रैल के एंड पे ये न्यूज आई थी कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने कुछ माइक्रोनोवा भी डिस्कवर कर लिया है। माइक्रोनोवा का मतलब है एक्सप्लोजन ऑफ स्टार एट स्मॉलर लेवल, ठीक हो क्या? पेपर के अंदर आपको ये भी पूछ सकता है माइक्रोनोवा का, आप लोगों ने इसको मेमोराइज करना है। तो उसके बाद है कि जब भी एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब हम लैब लेबोरेटरी वगैरह में यूज कर रहे होते हैं, तो उसका जब इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल डायमीटर होता है, वो कैसे हमने मेजर करना होता है? वर्नियर कैलिपर के थ्रू। ये हम अक्सर लेबोरेटरी वगैरह में यूज करके आए हुए हैं, मैट्रिक लेवल पे, एफएससी लेवल पे। उसके बाद है क्रूड ऑयल को कितने टेम्परेचर पे गर्म करना होता है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है? मैं पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हमारी
जो सेल है उसके अंदर दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में क्यों इन्वॉल्व होता है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, राइबोसोम्स की वजह से ही उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स जो है, मैंने आप लोग को बताया, ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते, इस वजह से, उसी वजह से उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और वो लिपिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने मेमोराइज करना है। उसके बाद है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये पूछ रहे हैं वो किसकी बिल पे, ये किसके कहने पे बनी थी? वो है डिवाइड आइजनहावर, ये प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनके कहने पे ये बनी थी। देन है सनस्पॉट किसने डिस्कवर किए थे? गलीलियो ने। गलीलियो का आप लोगों को पता है कि गलीलियो ने और क्या किया है, ये इन्वेंटर भी है टेलीस्कोप का। देन उसके बाद है वो पूछा है कि अर्थक्वेक जो 1935 में आया था, जलजला, उसने किस सिटी को ज्यादा हिट किया था? कोयटा को। उसके बाद है उच्च गैस फील्ड किधर है? बलोचिस्तान में। उच्च गैस फील्ड पाकिस्तान के किस प्रोविंस के अंदर है? बलोचिस्तान में, आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद है वो पूछा है बाइफोकल स्पेक्टेकल्स और लाइटनिंग रॉड किसने डिस्कवर की थी? ये की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसके बाद है अल कानून फी अल तिब इज एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन इन 5 बुक्स रिटन बाय एविसीना। तो उसके बाद है कि सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड पाकिस्तान की कौन सी है? जो OCGDL जिसको कंट्रोल कर रहा है वो है कादीपुर गैस फील्ड। उसके बाद है मार्स के सैटेलाइट्स कितने हैं? 2। मार्स जो है हमारा, इसको हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं, और ये हमारा नेबर है। ठीक है, उसके बाद है मैक्स प्लैंक जो है उसको 1918 के अंदर फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि नोबेल प्राइज इसको किस वजह से मिला था? क्योंकि इसने एनर्जी क्वांटम डिस्कवर किया था। उसके बाद है कि रेन गेज का मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता के आई थी कि रेन गेज को हम क्यों यूज करते हैं, कि जो रेन वाटर है उसको मेजर करने के लिए। उसके बाद है सोलर इक्लिप्स क्यों लगता है? चांद ग्रहण क्यों लगता है? सूरज ग्रहण सॉरी, क्यों लगता है? जब जो चांद जो है वो जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाता है तो क्या लगता है? सूरज ग्रहण। अब ये है सन फॉर एग्जांपल, ये है अर्थ, और अर्थ ये है सन, ये है अर्थ, और इसके दरमियान में जो मून जब आ जाता है तो फिर क्या लगता है? सोलर इक्लिप्स। तो उसके बाद वो पूछ रहा है कैमरा के अंदर कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है? आप लोगों ने याद रखना है, वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, उसके बाद है NaHCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके बाद है स्टोमेटा जो है आप लोगों को पता है, ये लीव्स के ऊपर होते हैं, प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा के ऊपर गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स वो कह रहा है कि कब क्लोज होते हैं? गार्ड सेल्स तब क्लोज होते हैं जब उनके अंदर से वाटर लूज हो जाता है। ठीक है, गार्ड सेल्स वो स्टोमेटा का मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से गार्ड सेल बने होते हैं। ठीक है, गार्ड सेल के अंदर जब पानी आता है तो वो टर्जिड हो जाते हैं, तो जब टर्जिड हो जाते हैं तो दरमियान में उसका होल जो है वो ओपन हो जाता है, और जब उनके अंदर से पानी निकल जाता है तो वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। और उसके बाद इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर क्यों होती है? हेपेटाइटिस की वजह से। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में, और ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। इसमें कुछ कंट्रीज थी, उन्होंने ये डिसाइड आपस में मिलकर किया था कि हमने टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करना है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड डेवलपमेंट आल्सो नोन एज रियो समिट कब हुआ था? 1992 के अंदर। उसके बाद है साउंड की एयर के अंदर स्पीड क्या है? 1235 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद है इंजाइम्स किस चीज से मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से। ये भी मैं आप लोगों को पहले बताकर आई थी। उसके बाद है रेड ब्लड सेल जो हमारी बॉडी के अंदर है, वो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसकी जो लाइफ स्पेन है कितना है? 120 डेज का होता है। तो उसके बाद है, ये पहले ही आप लोगों को बता के आई हूं कि हमारे ब्रेन के अंदर कितना वाटर होता है? 73%। देन है कि प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन, आपको पता है हमारी एयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, तो प्लांट जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को वहां से ले नहीं सकता, तो नाइट्रोजन को कुछ ऐसी फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है जो प्लांट के लिए, जिनको इंटेक करना आसानी हो जाती है। उसमें से एक अमोनिया है। ठीक है, उसके बाद है पार्थिनोकार्पी कहते हैं। पार्थिनोकार्पी जो है एक प्रोसेस है जिसके अगर पार्थिनोकार्पी जिस प्लांट के अंदर हो जाती है, उसके अंदर जो बनता है फ्रूट वगैरह बनता है, उसके अंदर सीड्स नहीं बनते। जिस तरह से 2017-2018 के अंदर भी हमने कोई फ्रूट्स वगैरह तभी देख लिए थे कि जिनके अंदर सीड्स नहीं होते,
तो जैसे लेमन हो गए या फिर ऑरेंजेस वगैरह, तो उसके हम जिस तरह कुछ बनानास भी हैं जिनके अंदर सीड नहीं होते, तो उनके अंदर पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस है जिसके अंदर सीड्स नहीं बनते। उसके बाद है दी वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट का यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है 17 जून को। उसके बाद है पार्ट से किस चीज का यूनिट है, डिस्टेंस का। और उसके बाद है डेंगू, डेंगू किस वजह से होता है, एडीज मच्छर जो है ना एक, उसकी वजह से होता है। उसके बाद है हमारी किडनी और ब्लैडर, ये जिस तरह से हमारी किडनी इस तरह से होती है ना, तो यहाँ से ये ब्लैडर के साथ अटैच होती है। अब वो पूछ रहा है ये किस चीज के साथ अटैच होती है, तो इसको अपने लोगों ने कहना है यूरेटर, ठीक है। फिर देन है कि एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन बनाई थी, कब बनाई थी, 1796 के में, और किस चीज के अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। और उसके बाद है दी पैंक्रियाटिक जूस विच एड इन डाइजेशन, किस में सिक्रेट होता है, ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एक पार्ट है ड्यूडिनम, एक जूजिनम होता है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। तो उसके बाद है रेडियो सिग्नल्स किसने डिस्कवर किए थे, मार्कोनी ने। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो है रेडियो का फादर कौन सा है, आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब ये इन्वेंटर सॉरी कौन है, तो मार्कोनी। उसके बाद है बिली लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर किस में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद यीस्ट को ब्रेड मेकिंग के अंदर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही होती है। देन है रिकेट्स की बीमारी क्यों होती है, जब हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और विटामिन डी एक्सेस में किस में होता है, सूरज की रोशनी में। उसके बाद है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट डिवेल्प फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। अच्छा, ये जो ओवरी से बनता है फ्रूट और ओव्यूल से बनता है सीड, ये आप लोगों ने याद करना है, पेपर में आया हुआ है। उसके बाद लार्जेस्ट फेमिन हिट इथोपिया, इथोपिया के अंदर एक फेमिन आया था, लार्जेस्ट जो था वो कब हुआ था, 1983 के अंदर। उसके बाद है सॉरी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लेटलेट्स। उसके बाद है मेस्टिकेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ चूइंग, ये जो गाय भैंस वगैरह कर रही होती है चूइंग, उसको कहते हैं। एट विच टेम्परेचर डज बैक्टीरिया डाई, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। What is color of oxy hemoglobin, bright red। उसके बाद है पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू स्टमक, स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन किस चीज में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन के अंदर। फिर उसके बाद है मोहम्मद इब्ने जकरिया अल जराजी, अ पॉलीमैथ फिजिशियन एंड अल्केमिस्ट एंड फिलोसोफर, ये कहां से थे, इराक से थे। तो आज के लिए इतना ही, इसको वीडियो को अच्छी तरह से बार बार सुनिएगा ताकि आप लोगों को मेमोराइज हो जाए। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।